नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के भाग 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने प्रस्तावना को देखा था, जिसमें कुछ कीवर्ड आए थे, जैसे समाजवाद, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी संविधान का दर्पण अथवा आईना होती है। उसी का सहारा लेकर हम अपने संविधान के कुछ भाग को निर्मित करते हैं। तो हमने पहले भाग 1 को देखा था, संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता को देखा था हमने। भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए थे, उनको देखा था। आज हम भाग 4 की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल से ही भारत में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, दरिद्रता, ऐसे बहुत सारे पहलू थे जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास असंभव था। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया हमारे संविधान में, और प्रत्येक राज्य को एक निर्देश दिए गए कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए नई नई नीतियों का निर्माण करें। तो इस आधार पर भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाया गया है। इसकी कुछ आलोचना भी होती है, क्योंकि एक नीतियां हैं, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात न्याय योग्य नहीं है, इनका न्यायपूर्ण अवलोकन नहीं हो सकता। तो कुछ विद्वान हैं जो इनकी आलोचना भी करते हैं, जैसे के.टी. शाह है। इन्होंने बोला है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक चेक की भांति है, जिनको बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन अगर बात करें डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, इनको संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनके साथ साथ इनको भी संविधान की आत्मा और दर्शन कहा है। और उन्होंने कहा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उससे सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल के बाद सरकार को जनता के दरवाजे तक आना पड़ता है। तो जनता का यह भी अधिकार होता है कि जो नीतियां उनको बताई गई है उन्होंने कितना उनको लागू किया है। तो यहाँ पर सरकार की जवाबदेही बनती है। तो इसलिए राज्य का भी कर्तव्य होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये न्याय योग्य तो नहीं है या इनको इन्फोर्सेबल नहीं किया जाता, लेकिन राज्य का ही कर्तव्य होता है कि वह नागरिकों के या लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो विशेषता में देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान किया गया है, और ये भाग 4 में वर्णित है। ये न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनका न्यायपूर्ण अवलोकन नहीं हो सकता। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीतियां बनाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी। हम 36 से 51 तक आज अनुच्छेद देखेंगे, और प्रत्येक अनुच्छेद में क्या लिखा गया है एक एक करके देखेंगे। सबसे शुरू में हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आपको याद हो कि हमने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 पढ़ा था। इससे पिछली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था। तो हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था, और उसमें राज्य की परिभाषा बोला गया था। तो सेम वर्ड यहाँ पे भी आता है, राज्य की परिभाषा, अर्थात राज्य के अंतर्गत राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, सभी सरकारी अर्ध सरकारी संगठन, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कह सकते हैं
कि अनुच्छेद 36 का वही अर्थ होगा जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 का है, अर्थात राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। अनुच्छेद 37 बताता है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसका मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है, इनका न्यायपूर्ण अवलोकन नहीं हो सकता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याणकारी नीतियों की अभिवृद्धि के लिए कुछ व्यवस्था करेगा, अर्थात इसका तात्पर्य है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित किए जा सके, अर्थात उनके बीच में सामाजिक संतुलन बना रहे। और ये नागरिकों के मध्य ही नहीं बल्कि विभिन्न समूहों और संगठनों के बीच जो आय की असमानता है उसको दूर करने के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है राज्य को कुछ अनुसरणीय तत्व निर्देशित करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसमें है कि स्त्री पुरुष के बीच और नागरिकों के मध्य जीविका अर्जित करने का निर्देश दिया गया है, और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, और महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। बच्चों के, महिलाओं के कल्याण के लिए बात कही गई है, और भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण इस प्रकार किया गया है जिससे संसाधन को उसका लाभ पहुंचे। आर्थिक संसाधनों का और उत्पादन का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि जिससे सभी को लाभ पहुंचे। तो ये हमारा 39 था। इसके बाद हम 39A की बात करते हैं, जो 39A ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसमें राज्य को विधि बनाकर निःशुल्क न्याय की सुविधा की बात करते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 40 को हम गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित वो गांधीवादी अनुच्छेद है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। 41 अनुच्छेद बताता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात कोई भी राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी तथा अन्य अभाव में लोक सहायता पाने का अधिकार रखेगा। इसमें शब्द आता है बेकारी, अर्थात कोई राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देगा, कोई वृद्ध पेंशन देगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा। अर्थात जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई राज्य वृद्ध पेंशन के लिए 1000 रुपये पर मंथ देता है, कोई 2000 देता है, तो ये सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। इसके बाद अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। 42 में है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित तथा प्रसूति सहायता को बंद करने का प्रयास करेगा। यहां पर 2 वर्ड आते हैं, न्याय संगत तथा मानवोचित, अर्थात ऐसा कार्य जो सबके लिए समान हो और मानव के उचित के लिए हो। मानव उत्थान के लिए ऐसा कोई कार्य करेगा राज्य जो मानव के लिए उचित हो। और एक आता है इसमें प्रसूति शब्द आ रहा है, अर्थात आप देखते होंगे बहुत से राज्यों में स्कीम चलती है मैटरनिटी लीव की। जो महिलाएं मतलब किसी बालक को जन्म देती है तो उसको कुछ जो काम के स्थान होते हैं उन पर कुछ छुट्टी मिलती है, वो इसी नीति के अनुसार बनाई गई है। तो ये राज्य पर डिपेंड करता है, कोई राज्य इसको 1 साल के लिए देता है, कोई 6 महीने के लिए देता है। तो अनुच्छेद 42 के अनुसार ही उनको मैटरनिटी लीव प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की।
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अर्थात राज्य यहाँ पर किसी भी विभाग में, किसी भी संगठन में कर्मकारों के लिए नीति बनाकर उनको समय समय पर अवकाश या अन्य सुविधाएं या समान मजदूरी देने के लिए नीति बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 43A की, उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी। अर्थात प्रत्येक उद्योग में देखा जाएगा कि किस कर्मकार की क्या भागीदारी है, किस कर्मकार ने अपना कितना सहयोग दिया है। इसके बाद अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, जो संपूर्ण भारत में एक समान सिविल नागरिक संहिता की बात करती है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण भारत के लिए एक सिविल नागरिक संहिता बनाई जाए। अनुच्छेद 45 की बात करती है, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क सहायता और उनके देखरेख के प्रावधान की बात करती है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A पढ़ा था, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात कही गई थी। यह अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 ये दोनों ही 86वां संशोधन 2002 में जोड़े गए और दोनों में शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए उनके उत्थान के लिए राज्य नीति बनाएगा। अनुच्छेद हम 47 की बात करते हैं। 47 में कहा गया है कि राज्य पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक व्यवस्था उत्थान के लिए कार्य करेगा। पोषाहार से तात्पर्य है कि कोई ऐसी नीति चलाएगा जिसमें किस व्यक्ति को कितनी कैलोरी की जरूरत है, उसको समय समय पर अनाज वितरण की सुविधा, और जैसे मिड डे मील वगैरह चल रहा है, इन सब की सुविधा के लिए राज्य ऐसी नीति बनाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, जिसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन का जिक्र किया जाता है। अर्थात भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए तथा पशुओं के और दुधारू जो पशु है उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए राज्य नीति बनाएगा। अनुच्छेद 48A की बात करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अर्थात राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नीति बनाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, जिसमें 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के लिए कदम उठाएगा। और 51 की बात करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अर्थात 51 में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और शांतिपूर्ण तरीके से संधि, यदि राष्ट्रों के बीच कोई विवाद होता है तो उसको मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा। वर्तमान में देखें तो गलवान घाटी पे जो विवाद चल रहा था तो उसका निपटारा मध्यस्थता के आधार पर किया गया है। तो यह अनुच्छेद 51 के अनुसार ही है, इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 51 है वो वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति तथा रामराज की अवधारणा पर आधारित है। इसी से ही हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान का भाग 4 था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। हमने एक एक करके देखा है और समझा है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच आता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपको जिस टॉपिक को समझना है तो मुझे कमेंट में लिखकर भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझाऊं। तो मुझे आशा है वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।